जय हिंद। आज हम लोग देख रहे हैं जैव प्रक्रम अध्याय 6 क्लास 10th के एनसीईआरटी। ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है कि इसमें कि देखिए मेरे पास तो बुक है, मैंने इसमें सिर्फ आंसर लिखा है, मैंने क्वेश्चन को मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बुक में आप अपने देख लीजिएगा। कहा है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, और कुछ जीवों में नाम लिखिए और इसमें अवायवीय श्वसन होता क्या है। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? सबसे पहले अंतर लिखना है मुझे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। तो अंतर बताने का सबसे बढ़िया है कि इसमें देखिए, इसमें जो वायवीय श्वसन होगा इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी, और अवायवीय श्वसन में इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें कहा है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपयुक्त रहता है। मतलब इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो क्या रहेगा आपका? उपयुक्त, मतलब कि विद्यमान रहेगा। पर अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। ठीक है, फिर देखिए क्या देखते हैं दूसरे वाले में। कहा है इसमें ग्लूकोज तथा ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं ग्लूकोज किसे कहते हैं, और तभी ना तो समझ में आएगा कि आप विखंडन कैसे होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग सांस लेते हैं, और सांस लेने के बाद सांस लेने के बाद हम लोग जब सांस लिए और सांस लेने के बाद जब अंदर जाती है जो ऑक्सीजन अंदर जाता है तो हर एक कोशिकाओं से मिलता है। जब हर एक कोशिकाओं से मिल जाता है तो वहाँ 38 एटीपी का जन्म होता है। कितने? 38 एटीपी का जन्म होता है, और 38 एटीपी के जन्म होने के बाद वहाँ पर एक ग्लूकोज का जन्म होगा। तो वहीं पर हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलने लगेगी, या पावर या शक्ति मिलने लगेगी। पर इसमें ये कार्य नहीं होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, पर इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ठीक है, इसमें कहा है वायवीय श्वसन में तीसरा कहा है इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि CO2 गैस तथा जल का अंतिम उत्पादन होता है, और इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पादन करता है। बात क्या होगा कि आप समझ सकते हैं, जब CO2 और जल मिलेगा तो सोच लीजिए कि उसमें ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पर ये CO2 और जल ये पौधों में भी होता है, पौधे में भी वायवीय श्वसन होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अब देखिए CO2 दिया, पर इसमें जब इसमें होगा, अब इसको लास्ट होने के बाद पौधे में एथेनॉल लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पादन होने लगता है। जब वो लास्ट पेड़ हो जाता है, सूखने वाला रहता है, तब इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। भाई जिसमें ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी तो उसमें ऊर्जा कहाँ से उत्पादित होगी? यदि हमारे अंदर ऊर्जा जाएगी नहीं तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर कहा माइटोकांड्रिया तथा साइटोप्लाज्मा में होता है। तो वायवीय श्वसन जो होता है माइटोकांड्रिया और श्वसन साइटोप्लाज्मा में होता है। तो माइटोकांड्रिया कहाँ पाई जाती है? एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है। जीव द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य होते हैं। ठीक है, केंद्रिका द्रव्य में केंद्र पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में और ये माइटोकांड्रिया साइटोप्लाज्मा, और उसके बाद ढेर सारे इसमें से पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम हो जाएगा आपका, राजधानी हो जाएगी वैकुब राजधानी को वैकुब भी कहते हैं, और उसके बाद ऊर्जा घर भी कहते हैं माइटोकांड्रिया का। ठीक है, तो ढेर सारे नामों से हम लोग देखते हैं। ठीक, और परिवहन भी मिलता है उसमें। ठीक, कहा है कि इसमें माइटोकांड्रिया तथा साइटोप्लाज्मा भी होता है वायवीय श्वसन में। पर अवायवीय श्वसन में यहाँ केवल साइटोप्लाज्मा होता है, और बल्कि क्या नहीं होता है इसमें? माइटोकांड्रिया, मतलब ऊर्जा का कार्य नहीं होगा, बाकी ये साइटोप्लाज्मा रहेगा। इसमें 38 एटीपी अणुओं का इसमें 38 एटीपी मुक्त होते हैं, इसमें 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो अणु होते हैं वायवीय श्वसन में 38 एटीपी के अणु जो होंगे इसमें विद्यमान होंगे। पर इसमें देख रहे हैं केवल सिर्फ 2 अणु एटीपी अणु मुक्त होते हैं बस। अब सोचिए कितना बड़ा है अंतर, कि इसमें देखिए 2 हैं और इसमें कितने हैं? इसमें कितने? 38 हैं।
ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में कितना अंतर है। इसी वजह से कहा जाता है अवयवीय श्वसन, और वैवीय श्वसन में आप अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग साइड होते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखे हैं, पर क्वेश्चन हम अब बुक में है, हम लोग क्वेश्चन को बुक में पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा है गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार की अभिकल्पित हैं। ठीक है, अधिकल्पित हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कूपिका। कूपिका क्या चीज़ होती है, कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है और क्या कार्य होते हैं इसके। देखिए कूपिका क्या होती है, जैसे मानकर चलिए कि एक फेफड़ा है। क्या है ये, फेफड़ा है, मतलब ये देख रहे हैं कि नहीं। ठीक, इसको देखने के बाद इसके अंदर में जो है, इसके अंदर ही कूपिका होती है, और कूपिका का काम होता है कि किसी ब्लड को सर्कुलेट को साफ करना होता है। ठीक है, और ये साफ नहीं करेगी तभी देखो खांसी वगैरह आती है, जब हमारा ये जब चेस्ट में कचड़े मतलब किस में जम जाते हैं तब। आइए देखते हैं कूपिका कैसी होती है। ठीक, जैसे मानकर चलिए कि मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक, एग्जाम्पल आप देखिए ये हो गया, और ये और ये हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ रहे हैं। ठीक, देखो ऐसे ऐसे करके जो ये दी है वो हो जाएगी आपकी कूपिका हो जाएगी, और बुक में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कूपिका किसे कहते हैं। देखिए देखते हैं बुक में कूपिका होगी, और कूपिका का काम होता है ब्लड को साफ करना। ठीक है, कूपिका का सिर्फ इतना ही काम होगा कि ये ब्लड को क्या काम करेगी, और ब्लड को देखो साफ करेगी। ठीक, देख रहे हो ये है कूपिका, आपको दिखाई दे रही होगी, यही है कूपिका, और इसमें रंध्र भी पाए जाते हैं। मतलब इसमें छोटे छोटे देख रहे हैं कूपिका में, ये देखिए छोटे छोटे रंध्र भी पाए जाते हैं, मतलब छिद्र ऐसे उठे छोटे उठे खाले है, मतलब कि इसमें भी पाया जाता है। और इसमें देखिए ये दिख रहा है आपका, तो जब इसमें वायु जाता है तो ये साफ कर देता है। क्या कर देता है, ब्लड को साफ करता है, फिर हमारे हृदय के पास पहुंचा देता है। तो ये कहानी हम लोग हृदय को अलग से पढ़ लेंगे एक वीडियो में, और फिर उसके बाद हम लोग इसको श्वसन क्रिया के एक चित्र बनाकर अच्छे से उसे हम लोग समझ लेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग सिर्फ देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो कहा है गैसों के आदान, और इसमें अधिकल्पित क्या होते हैं। तो कूपिका आपने देख ही लिया होगा कूपिका कैसी होती है। तो कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय होता है, विनिमय हो सके, मतलब कि जो कूपिका होगी एक सतह को विनिमय कराएगी जिसमें गैसों का गैस क्या हो सकेला, गैस विनिमय हो सकेला। ठीक है, तो कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का वितरण जल जाल होता है, मतलब कि एक जाल है जो अभी मैंने दिखाया, ये एक प्रकार से जाल है। देख रहे हैं एक प्रकार से ये क्या है आपका जाल है, जाल होता है जो वायु में अवायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर तक की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो श्योर से बात है, आप सुनिए सुनिए, देखिए हम बताते हैं आपको अच्छे तरीके से। जैसे मानकर चलिए मेरी ये शरीर है, मैंने नाक से सांस लिया, क्या लिया, नाक से सांस लिया, और लेने के बाद ये हीमोग्लोबिन को अपने साथ लेकर सारे जगह लेकर फैल गया। अब बात समझिएगा, मैंने ऑक्सीजन को लिया, और आप समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन लेने के बाद जैसे ऑक्सीजन लेंगे और पंप करेगा मेरा हृदय, तो सोचो 120 की रफ्तार, 120 के रफ्तार में जाएगा, ससुरा 80 के रफ्तार में आएगा, और इसके बीच में ब्रेकर पड़ा तो सोच लो क्या होगा। ठीक है, तो बात समझ सकते हैं कि 120 के रफ्तार में जा रहा है ब्लड, और सारे कोशिकाओं में फैला दिया। फैलाने के बाद देखिए जब सारे कोशिकाओं में फैल जाता है तो देखो ले गया ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, फिर उसके बाद इसको तो आना भी तो है, तुरंत CO2 जो होता है वो एक्सर्व होता है एकदम तुरंत एक्टिव पर्सन में, तुरंत गया ये दे 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 ले लो 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 सभी से लेकर तुरंत पहुंचा देगा हृदय के पास में। एक हृदय के साइड गंदा ब्लड, एक हृदय के साइड साफा ब्लड होता है। ठीक है, आता है फिर ये चला जाता है धमनी से, फिर वो लिंद में आता है। तो अभी इसके हम लोग हृदय के बाद में पार्ट पढ़े, पहले इसको अच्छे से समझें। अब आप समझ गए होंगे कि एक कोशिका का कितना बड़ा काम होता है कि ब्लड को साफ करना होता है, और इतने तत्काल जल्दी जल्दी साफ करने होते हैं कि हम आप सोच नहीं सकते। देख रहे हैं ऑक्सीजन को लिए छोड़ दिए, अब सोचो लिए और छोड़े, ऑक्सीजन गया और ब्लड हीमोग्लोबिन सभी जगह फैला, फैलने के बाद सोच रहा फिर क्या हुआ कि तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड लेकर चलाया, जो विषैले पदार्थ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर चलाया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर एक जीव पर क्या होते हैं मतलब कि बने होते हैं। जैसे मानकर चलिए कि यदि पेड़ पौधे
यदि पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वो ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड वो सॉरी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं, वो निकालते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। यदि आप देख रहे हैं तो ये एक चक्र है और ये चक्र चलता रहता है। इसी को हम लोग श्वसन के बारे में श्वसन में आगे देखेंगे, ठीक है, देख भी लिए। फिर उसके बाद दूसरा इसमें देखें हम लोग, फिर स्टेप बाय लिखें जो अच्छे समझ आए। तथा रुधिर में विलोम CO2 की कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है, और ताकि CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। अभी मैंने आपको कहा ऑक्सीजन लिया, हुमुच के ऑक्सीजन ले लिया और उसके बाद देखो सुकुड़ने लगा तो सुकड़ गया है, ऐसे अरर गया, ठीक है, तो मान लो सब सुकुड़ गए, देखो चौड़ी आ गया, मतलब कि ये फूल जाता है। तो ये देखो ले लिया, आप देखो, अब सोचो, आप सोच सकते हो कि हृदय का कितना बड़ा रोल होता है कि तुरंत इतना एक्टिव पर्सन तुरंत लिया तुरंत दिया, तुरंत लिया तुरंत दिया। अभी देखो कहते हैं ना, एक मनुष्य के जो धड़कन होती है 1 मिनट में कितनी बार होती है, ठीक है, 72 नॉर्मल, ठीक है, बात समझ सकते हैं, इतनी तेज होती है। और सोचो कि 80 120 के रफ्तार में जाएगा और 80 के रफ्तार में ससुरा आएगा। इसमें ब्रेन में हेमिस क्यों होता है? इसमें थोड़ी सी भी नसें ब्लॉक्ड हुई हैं, पतली सी भी नसें ब्लॉक्ड होती हैं, दूसरा मार देगा तो फाच हो जाएगा, खचरा हो जाएगा, पूरा फट जाएगी ऐसे, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो उसमें इतनी 120 के रफ्तार में जाइबा तो देखा ब्रेकर पड़ी तो कहा लुढ़क जाइबा। तो ब्रेकर के लिए आसानी, आराम से या तो बगल से गुजर जाइबा, ठीक। इसमें देखा ये नस नहीं फटेगी, देख रहे हैं, ये सब मोटी मोटी हैं, ठीक है। एक बार दिखेगा ब्रेकरवा कि वो देखो वो है, गाड़ी स्लो हो जाएगी। और ससुरा जो पातर हिया वाली रहती है ना, ये वाली समझ ही में ना आती है, जो सीधा हुले हुए चली जाती है, जब गिरेगा तब ना समझ में आएगा। तो इसी वजह से ऐसे ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो हम लोग क्या काम करें, तो कुपिका जो होती है, कुपिका को हम लोग साधारण से लिए, धूम्रपान से हम लोग बचे, तो ये हम लोग की कुपिका क्या होगी, बहुत सुरक्षित रह जाएगी। हम लोग किसी दिन प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कितने कचड़े होते हैं धूम्रपान में, ठीक है। तो देखिए आप समझ गए होंगे। आप समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, और इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिमाण हो सकते हैं? अरे ससुरा, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो जीवे कैसे, ठीक। तो हीमोग्लोबिन के कारण से आप बताइए मुझे क्या हो सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब कम हो जाएगा तो तुम मुरझा के गिर जाइबा, ठीक है, काम ना कर पाइबा, थकान महसूस होला बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, यानी टाइम सुतल पड़ा रहा बिस्तर पे, मतलब कोई निकलेगा नहीं, और घर वाले ताना भी ऊपर से मारेंगे, का हो गया भाई इसका पता ना, सुतल बा बहुत, ठीक। विशेष प्रकार के मानचित्र बनेगा, ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? इसका परिमाण ही बहुत बेकार होता है। इससे बेटर है कि हम लोग इसको खान पीन करके हीमोग्लोबिन वहाँ के सही कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन सही रहेगा तो तुम सुरक्षित रहोगे, नहीं तो श्वसन के मरीज बन जाओगे और सांस वांस फूलने लगेगी आपकी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको, और फीमेलों में ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी, इनके जब प्रेगनेंसी होगी तो वहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है, और या तो बच्चा रोटेट नहीं करेगा, और रोटेट नहीं करेगा तो वहाँ पर ऑपरेशन की मांग होगी, ठीक। इससे बेटर है कि हम लोग सही समय पे सही सुरक्षित काम करते रहें और बचे रहें। तो हीमोग्लोबिन को हम लोग बनाकर कैसे रखें वो हम लोग आकर देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इसके पहले मैंने बताया। तो हम जानते हैं कि मानव में श्वसन वर्ण हीमोग्लोबिन को जो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जिससे ऊर्जा का मात्रा में निर्मित हो जाएगी। अब यहाँ तक बात को आप समझिए, जैसे मानकर चलिए यदि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, आपको पता है अभी मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन होता है मैंने नाक से लिया तो ये हृदय में गया, यदि हृदय में ब्लड ही नहीं रहेगा तो क्या ऑक्सीजन के ससुर अकेले भेजी का, तो अकेले निपटाई का, अकेले तो जाई ना। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिली तो सारी जगह फैली, जब फैल जाएगी तो जब फैलेगी तभी ना तो आज सब जगह ऊर्जा मिलेगी। जब हमारे पास है ही नहीं तो अब वो फुचुर फुचुर करता रहे ऐसे मतलब कि करता ही रहेगा हृदय, वो कुछ पाएगा ही नहीं। जब पाएगा ही नहीं तो हृदय क्या करेगा, उसमें आप और तेज और तगड़ा मतलब मानकर चलिए, आप एग्जाम्पल मेथड आप एग्जाम्पल समझिए, जो हृदय होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे मानकर चलिए कोई कार्य कर रहा है, ससुरा धक्का पे धक्का दे रहा है, नहीं और तेज, मतलब देखो
हम लोग कोई काम करते हैं तो नहीं होता और उठाते हैं और दम लगा करते हैं तो पसीने पूरे पसीने फेंकने चालू हो जाते हैं। तो वैसे मेरा हृदय होता है, जब नहीं है और ज़्यादा तेज और नहीं जा रहा और तेज कार्य, जितना तेज कार्य करेगा उतनी मेरी बॉडी में पसीना आना शुरू हो जाएगा। ठीक, समझ सकते हैं। इसी तरीके से हृदय भी कार्य करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि आप हीमोग्लोबिन को बनाकर रखिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा हमारे बॉडी में है कि सारे जगह फैलकर और सभी का हाल समाचार व्यवहार लेता रहता है और उसमें कोई लेता नहीं। तो हीमोग्लोबिन सारे बॉडियों में जाएगा, सभी से मिलेगा, प्रेम व्यवहार बनाएगा, फिर चलाएगा, फिर जाएगा, फिर चलाएगा, मिलकर। इतना इसकी तो इज्जत होती है, मतलब मस्त कार्य करता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि हम यार प्रेम व्यवहार में हीमोग्लोबिन को गंवाए ना और हीमोग्लोबिन को बना कर रखें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम थकान का अनुभव करेंगे तथा हमारी श्वसन की गतियां क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया जब हीमोग्लोबिन नहीं रहेगी तो हृदय का पंप करना, जब छूछे पाए तो थोड़ा फुचुर फुचुर करना शुरू कर देगा। जब कोई छूछे, अब बात समझ में आ रही है कि कोई जिस पे कार्य करना का प्रेशर नहीं है वो ससुरा और तेज चली ला। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब उस पर कार्य लोड दे दो तो देखो आराम आराम से चलेगा, और लोड हटा दो तो इतनी रफ्तार टाइट करेगा कि पूछिए मत करो। ठीक है, तो फुच से निकल जाएगा तो देखो ही ना करेगा। कहा हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होना शुरू हो जाता है। एनीमिया रोग होना शुरू हो जाता है, जिसे अमोनिया बोलते हैं क्या, वो होना, मतलब कि पीला पड़ना चित्र में, या तो हाथों, ये सारे चीज होने शुरू हो जाएंगे आपके जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगी तब। ठीक है, तो अब यहीं पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल में कितने होते हैं। मेल में 5.5 लीटर, मेल में मानकर चलिए जैसे 5 लीटर होते हैं, मेल में 5 लीटर होते हैं और फीमेल में 4.5 लीटर होते हैं। ठीक, अब ये समझ में ये नहीं आ रही है कि मेल में 5 लीटर होते हैं और फीमेल में क्यों 4.5 लीटर होते हैं। क्योंकि फीमेल बने हैं इसी वजह से होते हैं कि दूसरे को खून चूस कर अपना बांधते रहें। तो देखो ये एनी टाइम एक दूसरे का खून चूसती ही रहती हैं सूरा, कभी कभी किसी को ठिकाने थोड़ी ना बैठने देते हैं। तो वो 5 लीटर जो है वो चूस कर कहाँ आ जाता है 4.5 लीटर वाले। ये देखो चूसने में लगी रहती है, क्यों? क्योंकि मेरा काम है। ठीक है, तो चूसते रहती है। तो पढ़े कि हीमोग्लोबिन सही करके रखे अच्छे से, नहीं तो चल जाएगी। ठीक, श्वसन वगैरह अच्छे से होगा। ठीक, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जानते हैं कि मानव में श्वसन उत्सर्जन, श्वसन के हीमोग्लोबिन, श्वसन के कारण श्वसन वर्धन हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर में अंगों तक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जिसमें हम ऊर्जा की मात्रता को निर्मित हो जाएगी, मतलब कि एक सीमित हो जाएगी। फिर उसके बाद कहा कि तो हम थकान व अनुभव करेंगे तथा हमारी श्वसन बढ़ जाएगी, मतलब हम सांस लेना बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगी अपने आप से ही। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होना शुरू हो जाएगा। इससे बचने के लिए है कि हम लोग खाने को समय से खाएं, और समय से खाने के बाद धीरे धीरे हमारा जो हीमोग्लोबिन होगा वो धीरे धीरे स्टोर होना सही हो जाएगा और धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 11th, क्वेश्चन नंबर 11th हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10th हो गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है 11, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसको व्याख्या करना है और ये क्यों आवश्यक है वो जाने। तो सबसे पहले जान लें कि ये जरूरी क्यों है और आवश्यक क्यों है, और इसने क्या कहा, मुझे कहा है कि परिसंचरण की व्याख्या भी करनी है और आवश्यक भी क्यों है। तो सबसे पहले आवश्यक क्यों है वो जानिए, और इसकी व्याख्या तो हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक, सबसे पहले जो हृदय होता है, हृदय में कितने होते हैं, 2, और एक बायां एक दायां होता है। तो एक का काम होता है कि ब्लड को सर्कुलेट सफा रख के फिर पंप कर दे, सारे धमनियों के जरिए से सारे शरीर में पहुंच जाए। और एक का होता है, एक तरफ होता है ब्लड को आना, और गंदा ब्लड आएगा, और गंदा ब्लड आने के बाद ये सीधा सिरा के माध्यम से चला जाएगा फेफड़े में, और फेफड़े में जो कोशिकाएं होती हैं वो सही तरीके से ब्लड को क्या करने लगेंगी, साफ करने लगेंगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या करने लगेंगी, साफ करने लगेंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करता है। ठीक, कहा है कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में आता है। तो दूसरा, एक बार ना आई दोबारा आई, एक बार तो जाई दोबारा आई। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि धमनी के साथ गया, जब कोई ब्लड सर्कुलेट सफा आया उसको पंप किया, और ये ससुरा धमनी के साथ 120 में पूरे ससुरा शरीर में फैल गई। ठीक, फैलने के बाद
वो फिर ऑक्सीजन के जरिए से फिर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए से लाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये फिर से हृदय में आएगा, हृदय फिर पुच्छ से पंप करेगा, वो चला जाएगा फेफड़े में, और फेफड़े वाला सफा करके जल्दी जल्दी देगा, फिर देने के बाद फिर सफा वाले में आएगा, और सफा वाले में तुरंत क्या हो जाएगा, फिर भेज देगा धमनी से। ठीक, बात समझ गए कि नहीं समझ गए, दोहरा हो जाता है। तो हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकता है, क्योंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये सोच होए ना, बीच में बंटवारा ना होई तो फुस फुस हो जाए, और सफा और गंदा मिले तो का होई, तुरंत सफा हो जाए, एकदम से सफा हो जाए, कोई रोकबो ना करे। ठीक है, तो इस वजह से दायां और बायां, ठीक है, हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को मिलने से रोकता है, क्योंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप समझ गए होंगे इसको आसानी से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आप इसको हम साइड होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, कहा है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर होते हैं। एक तो ससुरा जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होते हैं, आज हम लोग उसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जाइलम और देखते हैं फ्लोएम को। तो जाइलम का जो कार्य होता है, ये नीचे से जाएगा ऊपर ऐसे फैलते हुए, मतलब ये ससुरा नीचे से जाएगा, नीचे का जितना आइटम होगा ये लेकर कहाँ चला जाएगा, पूरे जगह पहुंचा देगा, उसे ही जाइलम कहते हैं। और उसमें क्या होगा ना, जो ऊपर से पूरी टहनियों से लेकर नीचे पहुंचा देगा वही क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। बात समझ गए ना, जैसे हम नीचे से उठाए पहाड़ ऊपर, तो ये हो गया, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जाइलम, और इसको फिर आराम से रख दिए, वो क्या हो जाएगा, फ्लोएम। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होते हैं। तो कहा है कि जाइलम जड़ों से जल और लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब कहा कि जो जड़ होते हैं, जड़ से फ्लोएम, जड़ से जल और लवण, जो उसके लवण होंगे, जो जड़ होंगे, जो खाद्य पदार्थ होंगे, उसको जड़ों द्वारा लेता है, और लेने के बाद जाइलम का काम होता है कि लेके जाएगा, और लेकर जाने के बाद सारे जगह पहुंचा देगा, हर एक टहनियों में। तो इसका नाम होता है कि ये जाइलम परिवहन का काम किसमें, पेड़ पौधे में कौन काम कर रहा है, जाइलम परिवहन का काम करता है। फिर देखिए इसमें क्या, फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम अब बनेगा कहाँ, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो पौधे के पत्तियों से बनता है, और बनने के बाद ये हर एक जगह पहुंचाता है। ठीक, ये एक ठो काम नीचे से, एक ठो काम ऊपर से। बात समझ गए, ऊपर से फ्लोएम, नीचे से जाइलम, ऊपर से फ्लोएम, नीचे से जाइलम। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, बस इतना ही। एग्जाम में आया तो छोड़ कर मत आना, पक्का एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आना। ठीक है, और पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिए इसको, ये पक्का टपकेगा कि फ्लोएम और जाइलम में क्या अंतर होते हैं, या तो फ्लोएम किसे कहते हैं या जाइलम किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, देखो बात समझ गया ना, फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से अब पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और क्या करता है, अब देखिए जाइलम क्या करता है, जाइलम खनिज लवणों को परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं के द्वारा भेजता है। ठीक है, किसके द्वारा भेजता है भाई, लवणों को परिवहन और नलिकाओं के वाहिकाओं के द्वारा। इसमें जो भी खनिज पदार्थ होंगे, किसमें, जाइलम ही खनिज पदार्थ और जल को ले जाने का काम करेगा। तो जाइलम जो होता है उसमें लवण और जल, ये अन्य परिवहन तंत्र, परिवहन के जरिए से नलिकाओं एवं वाहिकाओं के द्वारा से हर एक जगह पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं फ्लोएम में। तो फ्लोएम में भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। एक चालनी नलिकाएं होती हैं, हैसे देखो, हैसे होगी, और वो सारे जगह ससुरा चली जाएगी। ठीक है, तो ये नलिकाएं होती हैं, वो सहायक कोशिकाओं द्वारा होती है। बात समझ गए कि नहीं। फिर इसके बाद देखिए नलिकाएं और एवं वाहिकाएं, नलिकाएं एवं वाहिकाएं, नलिका भी वाहिकाएं भी, जो भड़की रहती है उसे वाहिकाएं, एवं मृत कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं। ठीक तो है, क्या दिक्कत है, कैसी कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं होती हैं। फिर क्या होगी कि चलनी नलिकाएं एवं सहायक कोशिकाएं
जीवित होती हैं ससुरारी, ये देखो क्या होगा कि जब पत्तियों से आएगा तो जीवित रहेगा, जब नीचे से जाएगा तो मरा रहेगा। बात समझ गए कि नहीं? बात सीधी सी सिंपल। जो नलिकाएं होती हैं वो नलिकाएं और वहिकाएं मृत कोशिका होती हैं। कब? जब जाइलम में होता है तब। पर फ्लोएम में ससुरत किकुर टुकुर देखती रहेंगी, मतलब कि जग रही हैं, मतलब जीवित हैं। ठीक है, तो मित्र आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। एग्जाम आपके नज़दीक आ रहा है और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और समय ऐसा और डिसीजन ऐसा चल रहा है, मतलब समय ही ऐसी चल रही है कि ससुरा नींद दबा के आएगी। खाएगा तो दबा के, नींद भी दबा के आएगी। सीजन ही ऐसे चल रहा है, ठंड और गर्म। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी, और बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम को आप अच्छे से दीजिए। और ये जो जितनी भी ये जो किताब है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की किताब ऐसी बोलचाल भाषा में हम लोग अभ्यास को पूरे ख़त्म कर देंगे। अभ्यास को ये किताब की अभ्यास पूरे ख़त्म कर देंगे। और अभ्यास से ही, क्योंकि अब हम लोग के पास समय नहीं है किताब पढ़ना, क्योंकि अभ्यास को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो किताब अच्छे से मान लीजिए कि ख़त्म ही हो गई है। ठीक है, तो हम लोग इस एप्यू से हम लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करना है, चाहे जैसे भी करना है। ठीक है, तो अभ्यास वाइज करके, चाहे तो उसको किताब पढ़ करके, तो हम लोग अभ्यास वाइज करेंगे और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को अच्छे से निगरानी में करेंगे। ठीक है, तो आप इसको, अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। जय हिंद।